60/72, तो बच्चों ये आएगा 0.8 सेकेंड। कितना आएगा? 0.8 सेकेंड। मतलब 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है हृदय के स्पंदन में। ठीक है बच्चों, तो आइए मैं इसको समझाता हूँ आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज तथा अपनी दोनों की लैंग्वेज से। एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ होने के बीच के घटनाक्रम को हृदय चक्र कार्डियक साइकिल कहते हैं। एक बार हृदय धड़केगा, वहां से लेकर अगली बार जब धड़केगा तो उसके बीच में जो भी चेंजेस आएंगे उसको हम हृदय चक्र कहते हैं। एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे हृदय स्पंदन के आरंभ होने के बीच में जो भी चेंजेस आएंगे वो क्या है बच्चों? हृदय चक्र कहते हैं। अर्थात हृदय के एक स्पंदन पूर्ण होने के समय में, एक बार धड़क गया उस समय में क्या क्या चेंजेस होंगे, होने वाली जो भी घटनाएं होंगी, चेंजेस होंगी, वो हृदय चक्र के नाम से जाने जाते हैं। इस क्रिया में हम जानते हैं कि दोनों आलिंद तथा दोनों निलय काम करेंगे और दोनों का प्रकुंचन यानी कि सिस्टोल होता है और दोनों का ही क्या होता है बच्चों? अनुशिथिलन यानी कि डायस्टोल। सिस्टोल किसे कहते हैं? प्रकुंचन। जब हृदय पिचकता है यानी कि चाहे आलिंद पिचके या निलय पिचके, जब हृदय पिचकेगा तो इस घटना को हम, अगर ये हमारे शरीर के किसी भी पार्ट में होता है तो इसको हम कहते हैं संकुचन। अगर सिकुड़ने की क्रिया या पिचकने की जो क्रिया है हमारे शरीर में कहीं पर भी होती है तो उसको कहते हैं संकुचन। लेकिन अगर यही सिकुड़ने की क्रिया या पिचकने की क्रिया हृदय में होती है तो फिर इसको हम नाम देते हैं बच्चों प्रकुंचन, जिसे हम कहते हैं सिस्टोल। ठीक है। और अगर हमारी बॉडी में कहीं भी फैलने की क्रिया होती है, शिथिल होने की क्रिया होती है तो बच्चों उसको कहते हैं शिथिलन। क्या कहते हैं? शिथिलन। लेकिन हृदय में जब ये क्रिया होती है तो इसको नाम देते हैं अनुशिथिलन। ये हमारा क्या है? डायस्टोल। तो इसको क्या कहेंगे बच्चों? सिस्टोल। और इसको क्या कहेंगे? डायस्टोल। सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। ठीक है बच्चों। सामान्यतः हृदय चक्र पूर्ण होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है तथा हृदय 1 मिनट में 72 बार हृदय स्पंदन करता है, यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और एक जो स्पंद है एक बार धड़कने में कितना टाइम लेगा बच्चों? तो 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड, मतलब 1 सेकंड से भी कम। अब देखिए कितना रक्त गुजरेगा सर निले से? तो प्रत्येक जो हृदय चक्र है यानी एक बार जब हृदय धड़केगा उसमें जो निलय है उससे 70 ml रक्त पंप करता है। कितना रक्त भेज पाएगा? 70 मिलीलीटर, 70 ml रक्त वहां से गुजरता है। और इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम यानी प्रवाह आयतन कहते हैं। किसको? प्रवाह आयतन। मतलब निलय से एक बार हृदय के धड़कने में कितने ml रक्त बहेगा, कितना आयतन रक्त का जाएगा, तो वो हो जाएगा बच्चों प्रवाह आयतन। इसका मान कितना है प्रवाह आयतन का? 70 मिलीलीटर, 70 ml। अब देखिए बच्चों हृदय निकास किसे कहते हैं? एक परिभाषा तो आइए बच्चों आपके सामने प्रवाह आयतन, दूसरी परिभाषा आपके सामने आएगी हृदय निकास की यानी कार्डियक आउटपुट की। तो क्या है बच्चों कि अगर मान लीजिए हृदय 72 बार धड़क रहा है, कितनी बार? 72 बार, और एक बार धड़कने में बच्चों 70 ml रक्त प्रवाहित करता है। एक बार धड़कने में निलय से कितना रक्त गुजरता है? 70 ml। तो इनको जब गुणा करेंगे तो लगभग 5000 ml या हम कह दें 5 लीटर जो है उसके आसपास मान इसका आएगा। और इसी को हम हृदय निकास कहते हैं कि हृदय से कितना 1 मिनट में रक्त निकलेगा, 1 मिनट में कितना रक्त निकलेगा, कितना रक्त निलय द्वारा प्रवाहित किया जाएगा, तो उसका मान आएगा बच्चों 5 लीटर या 5000 ml। तो वही कह रहे हैं कि प्रवाह जो आयतन है जो हमारे पास कितना था बच्चों? 70 ml। प्रवाह आयतन को हृदय दर से यानी 72 से गुणा करने पर हृदय निकास कार्डियक आउटपुट निकलता है। क्या निकलेगा? कार्डियक आउटपुट। किसको? 70 को गुणा कर देंगे 72 से। अर्थात हृदय निकास क्या है? हृदय निकास प्रत्येक निलय द्वारा रक्त की मात्रा को प्रति मिनट बाहर निकालने की क्षमता है। प्रत्येक निलय द्वारा है। और ये एक निलय कितना निकाल रहा है? 70 ml। कितना? 70 ml एक बार में। तो 72 बार में कितना निकालेगा? तो इसको कहेंगे हृदय निकास। प्रत्येक ml कितना निकलता है? प्रत्येक निलय जो है वो 5 लीटर की या 5000 ml के पास निकलता है। तो द्वारा रक्त की मात्रा को प्रति मिनट बाहर निकालने की क्षमता है जो एक स्वस्थ व्यक्ति में औसतन 5000 ml या फिर 5 लीटर होती है। तो बच्चों आपको याद क्या करना है? सबसे पहले तो आपको परिभाषा देखनी है कि हृदय चक्र कहते किसे हैं। एक हृदय स्पंदन से
आरंभ होने से दूसरे हृदय स्पंदन आरंभ होगा, उसके बीच में जितने भी हृदय में चेंजेस आएंगी, घटनाएं होंगी, उन सबको सम्मिलित रूप से हम हृदय चक्र के नाम से जानते हैं। हृदय चक्र में सिस्टोल और डायस्टोल दोनों शामिल होते हैं। हृदय चक्र में जो टाइम लगता है 1 मिनट में, वो 72 बार धड़कता है और एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। फिर 2 परिभाषाएं आई कि प्रवाह आयतन किसे कहते हैं, तो निलय से प्रत्येक एक बार हृदय स्पंदन में निलय से कितने ml रक्त निकलता है, जिसे कहते हैं हम प्रवाह आयतन, जिसका मान होता है बच्चों 70 ml। तो फिर हमने क्या निकाला हृदय निकास कि हृदय से कितना निकलेगा, निलय से कितना निकलेगा, कब, 1 मिनट में। तो इसका मान आया बच्चों 5 लीटर और प्रत्येक से है ये, यानी 5 जो लीटर है वो दाएं आलिंद से भी निकलेगा और 5 ml जो है वो बाएं आलिंद से भी निकलेगा। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम जो प्रवाह आयतन 70 ml जो था और हृदय दर को बदलने की क्षमता रखते हैं। हम हृदय दर को बदल सकते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारे जो हृदय की स्पंदन है वो थोड़ी कम हो जाती है, 70 से भी कम हो जाती है, 70 रह जाती है। और जब हम खेलकूद करते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो फिर जो हमारे हृदय की जो स्पंदन दर है वो बढ़ जाएगी। तो यानी कि हृदय स्पंदन बढ़ेगा तो 70 से गुणा करने का जो पावर है 72 से गुणा कर रहे थे वो भी बढ़ जाएगी। वो बढ़ेगी तो हम जो हृदय निकास होगा वो चेंज हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, प्रवाह आयतन को भी चेंज कर सकते हैं प्रैक्टिस से, है ना, मेहनत से। हृदय दर को बदलने की क्षमता रखते हैं जिससे कि हृदय निकास भी बदलता है। जैसे कि खिलाड़ी और जो दौड़ने वाले यानी धावक होते हैं का हृदय निकास सामान्य जो मनुष्य होता है उससे अधिक होता है। जैसे मैं नॉर्मल मनुष्य हूं तो मेरा लगभग 5 लीटर चल रहा है, लेकिन कोई खिलाड़ी है, एथलीट है ना, जो जिम जा रहा है या फिर खेल कूद कर रहा है, दौड़ रहा है, तो उनके जो हृदय से निकास होगा वो अधिक रक्त का होगा। उनका 6000 ml हो सकता है, यानी कि 6 लीटर के आसपास भी जा सकता है, अधिक भी जा सकता है, डिपेंड करेगा वो कितने टाइम तक उस खेल को खेल रहा है, कितने टाइम तक दौड़ रहा है। ठीक है बच्चों। अब हृदय चक्र में निम्न घटनाएं शामिल होती हैं। हृदय चक्र में हमें पता है जो आलिंद है उसका प्रकुंचन भी होगा, सिस्टोल, और उसका डायस्टोल भी होगा। इसी प्रकार निलय का भी सिस्टोल होगा और निलय का भी डायस्टोल होगा। तो चारों चक्रों को इस हृदय चक्र में चारों घटनाओं को क्या करते हैं बच्चों, शामिल करते हैं। तो निम्न घटनाएं शामिल है। सबसे पहले आलिंदों का अनुशिथिलन यानी एट्रियल डायस्टोल जिसे कहते हैं। आलिंद क्या करेगा बच्चों, शिथिल हो जाएगा, आलिंद फैल जाएगा, इसे कहेंगे आलिंदों का शिथिलन। इस समय क्या होगा बच्चों, रक्त आएगा। जब आलिंद फैला हुआ है तो रक्त को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा, इसमें भरता रहेगा धीरे 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 धीरे, है ना। टाइम कितना लगना है स्पंदन में, 0.8 सेकंड, यानी सारी की सारी जो घटनाएं हैं चारों 0.8 सेकंड के अंदर हो जाएंगे। फिर तो पहला क्या है, आलिंदों का अनुशिथिलन। दूसरा क्या है बच्चों, आलिंदों का प्रकुंचन यानी एट्रियल सिस्टोल। सबसे पहले आलिंद क्या है, रक्त को एकत्रित करेगा, फिर ये पिचकेगा और किस में भेज देगा बच्चों, निलय में। अब निलय भर चुका होगा तो निलय सीधा क्या करेगा बच्चों, डायरेक्टली सबसे पहले निलयों का प्रकुंचन यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और फिर आएगा बच्चों चौथा निलयों का अनुशिथिलन यानी कि जो वेंट्रिकल जो है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो पहले क्या आएगा बच्चों, आलिंद कलेक्ट करेंगे तो आलिंदों का अनुशिथिलन, फिर आलिंद पिचकेंगे तो आलिंदों का प्रकुंचन यानी कि संकुचन। फिर जब ये पिचकेगा तो इसमें रक्त भर चुका होगा तब तक, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, तीसरा निलयों का प्रकुंचन, और उसके बाद निलय फैल जाएगा तो निलयों का अनुशिथिलन। 4 चक्र हैं आपके पास, 4 घटनाएं हैं। सबसे पहले हम जिस घटना की बात करेंगे वो है बच्चों आलिंदों का अनुशिथिलन। मैंने यहाँ पर इंग्लिश नहीं लिखी है क्योंकि मैंने यहाँ पर चारों की लिख दी है, एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो आलिंदों का अनुशिथिलन। अब देखिए बच्चों, आलिंदों का अनुशिथिलन का मतलब क्या है, ये मान लीजिए हमारे पास हृदय है, तो देखिए यहां पर महासरा द्वारा रक्त आएगा, महासरा क्या आएगी, रक्त लेकर आएगी, और यहां पर जो है वो फेफड़ों से रक्त आएगा बच्चों। ठीक है, ये कहां से आ रहा है बच्चों, फेफड़ों से। किसके द्वारा, फुफ्फुसीय स्रा के द्वारा क्या आएगा, रक्त। तो इस समय क्या होता है बच्चों, यहां पर हमारे पास कपाट है, यहां पर हमारे पास क्या है, कपाट है। यहां से हम ऐसे बना देते हैं बच्चों, महाधमनी नीचे बना दी, कोई दिक्कत थोड़ी है। और ये कहां जाएगा बच्चों, फेफड़ों के पास, तो मैं इसको यूं बना देता हूं, ये कहां जाएगा, फेफड़ों के पास शुद्ध होने के लिए। तो इस प्रकार हमारे पास क्या है बच्चों, हृदय है। अब इस समय क्या होता है बच्चों, जब महासरा द्वारा, अब ये क्या है बच्चों, ये हमारा राइट साइड हो जाएगी, तो राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल,
ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट ये हो जाएगा हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है बच्चों। अब इस समय जब रक्त आता है महास्राव द्वारा, वो आता है बच्चों राइट एट्रियम में, यानी कि दाएं आलिंद में, और जो फुफ्फुसी स्राव है यानी कि जो फेफड़े से आ रही है वो जो रक्त आएगा शुद्ध, वो कहाँ आएगा बच्चों? लेफ्ट एट्रियम में। अब जब ये रक्त आता है तब ये जो कपाट है बच्चों, तब ये कपाट थोड़े से टाइम के लिए बंद रहेंगे। क्या रहेंगे? बंद रहेंगे बच्चों। लेकिन जैसे इनमें रक्त की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, दोनों कपाट खुलेंगे, और दोनों कपाट खुलने के बाद जैसे इनमें दाब बढ़ेगा तो दोनों कपाट खुलकर इस रक्त को कहाँ डाल देंगे? दोनों निलियों में डाल देंगे। देखिए क्या कहती है हमारी एनसीईआरटी के हृदय चक्र के दौरान आलिंद और निलय ज़्यादा समय विश्रांत अवस्था में रहते हैं, यानी कि ज़्यादातर जो समय है वो विश्रांत अवस्था यानी कि अनुशीतलन की अवस्था में होते हैं। कौन? दोनों ही, चाहे वो आलिंद हो चाहे वो निलय हो। आलिंद की अगर बात करें तो लगभग 0.7 सेकंड जो है विश्रांत अवस्था में रहते हैं। हमारा हृदय जो स्पंदन करेगा वो 0.8 सेकंड में करेगा। अब इस 0.8 सेकंड में से भी 0.7 जो सेकंड है उसमें जो आलिंद है वो अनुशीतलन अवस्था में पड़े रहेंगे, खुले रहेंगे, रक्त को आने देंगे। मात्र 0.1 सेकंड में ये संकुचित होंगे। ठीक है बच्चों। इनकी जो विश्रांत अवस्था होती है उसमें फेफड़ों से शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय स्रावों के द्वारा बाएं आलिंद में आता है। ये देखिए फुफ्फुसीय स्रावों द्वारा बाएं आलिंद में रक्त आ रहा है। ठीक है, फुफ्फुसीय स्रावों द्वारा बाएं आलिंद में रक्त आ रहा है। कहाँ से? फेफड़ों से। तो फेफड़ों से शुद्ध जो रक्त है फुफ्फुसीय स्रावों द्वारा बाएं आलिंद में आता है, तथा शरीर के अन्य भागों से जो अशुद्ध रक्त है, शरीर के जो अन्य भागों से ये अशुद्ध जो रक्त आ रहा है वो कहाँ आता है? महास्रावों द्वारा दाएं आलिंद में आता रहता है। क्योंकि जब फैले हुए बड़े हैं तो कुछ नहीं बच्चों, ब्लड को करेक्ट करने का काम करेंगे। आने दो रक्त को, आने दो रक्त को, दोनों निलय चिल्ला रहे हैं। एक तरफ शुद्ध आने दो, एक तरफ अशुद्ध आने दो। अशुद्ध कहाँ से आएगा? बॉडी से, और शुद्ध कहाँ से आएगा बच्चों? फेफड़ों से। इस स्लाइड में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आगे देखिए, आलिंदों को भरते समय द्विवलनी और त्रिवलनी जो कपाट हैं वो बंद रहते हैं। जब ये आलिंद भरेंगे तो ये जो कपाट है बच्चों ये क्या रहेंगे? बंद रहेंगे दोनों, क्योंकि तभी तो भर पाएंगे। अगर ये ओपन हो गए तो सारा रक्त डायरेक्ट कहाँ चले जाएगा? निलय में। तो पहले हमें आलिंदों को भरना है, तब दोनों कपाटों को बंद कर देना है। लेकिन जैसे ही ज़्यादा ब्लड आ जाएगा वैसे ही दबाव बढ़ने से, दाब लगने से ये कपाट खुल भी जाएंगे। आगे बात करते हैं। तो द्विवलनी को हमने क्या कहा था बच्चों? बाई कस्पिड, और इसको कहा था हमने ट्राई कस्पिड, यानी कि जो कस्पिड वॉल्व हैं दोनों वो क्या रहेंगे? बंद। जैसे जैसे आलिंदों में रक्त आता रहता है वैसे वैसे इनमें रुधिर का दाब जो है वो बढ़ता जाता है, और जब यह विश्रांत निलयों के दाब से अधिक हो जाता है तो दोनों कपाट खुल जाते हैं। अब जब इसका दाब और इसका दाब बराबर है बच्चों, दोनों तरफ प्रेशर बराबर है, तो ये कपाट नहीं खुलेंगे। लेकिन जैसे ही इन विश्रांत अवस्था शांत पड़े निलयों से जैसे ही इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा वैसे ही ये कपाट और ये कपाट, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, दोनों कपाट खुल जाएंगे और रक्त को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? अपने अपने द्रव के निलयों में। तो दोनों कपाट खुल जाएंगे कब? दाब बढ़ने पर। तथा आलिंदों, बिंदी लगानी बच्चों, आलिंदों के संकुचन से पूर्व ही अधिकांश जो रक्त है निष्क्रिय प्रवाह द्वारा निलय में भर जाता है। तो जैसे ही इसमें बच्चों रक्त आना शुरू करता है, दोनों कपाट बंद पड़े हैं, आने दो भाई रक्त को, दोनों का दाब बराबर है, तब तक कपाट नहीं खुलेंगे, ना ही बाइकस्पिड खुलेगा ना ही ट्राइकस्पिड खुलेगा। जैसे ही और अधिक मात्रा में रक्त आता है, शुद्ध आ रहा है, दूसरी साइड अशुद्ध आ रहा है, दोनों ही रक्त जब आ रहे हैं आलिंदों में तो कपाट बंद पड़े हैं। कौन से? बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। जैसे ही अधिक मात्रा में रक्त आता है, दाब बढ़ेगा तो दोनों बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दोनों कपाट खुल जाते हैं, और खुलने के कारण आलिंदों का जो रक्त है वो कहाँ आ जाता है? निलय में। कितने परसेंट रक्त आता है? तो 70%। कितने परसेंट बच्चों? 70% जो रक्त है वो सीधा निकल जाएगा। कहाँ? निलयों में, दोनों साइड के में। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ये हमारी पहली हेडिंग कंप्लीट होती है जिसे कहा था हमने आलिंदों का अनुशीतलन। दोनों कपाट बंद कर दो, रक्त को आने दो, एक तरफ शुद्ध आ रहा है, एक तरफ अशुद्ध आ रहा है। अशुद्ध महास्रावों द्वारा सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा द्वारा बॉडी से लाया जा रहा है,
ठीक है। और इधर जो हमारा फेफड़ों से फुफ्फुसी स्राव के द्वारा जो है वो शुद्ध रुधिर आ रहा है किधर बच्चों, अपने दाएं आलिंद में। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब आगे चलते हैं बच्चों। ये हमारा क्या था, ये हमारा लेफ्ट आलिंद यानी कि बायां आलिंद है। अब देखिए, अब जैसे ही ये भर जाएंगे, 70% रक्त जा चुका है, अब ये क्या होंगे, संकुचन करेंगे, जिसे हम कहते हैं बच्चों कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे ही ये आलिंदों का प्रकुंचन होगा, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, प्रकुंचन करेंगे, तो 30% जो आलिंद में रक्त बचा हुआ है वो भी कहाँ चला जाएगा, नीले में, क्योंकि 70% तो ऑटोमेटिक जा चुका है। बचा कितना, 30%, वो दोनों ही संकुचित होने के बाद, कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद या प्रकुंचन करने के बाद नीले में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन का संकुचन का जो प्रेरण होगा वो कौन करता है बच्चों, एसियन। कौन करेगा, एसियन, हमने पढ़ चुके हैं चालन तंत्र के अंतर्गत। तो आलिंदों का प्रकुंचन, आलिंदों का अनुशिथिलन समाप्त होते ही दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं। दोनों आलिंद जो हैं वो एक साथ संकुचित होंगे। कब, जैसे ही अनुशिथिलन यानी कि 0.7 सेकंड के लिए फैले थे, 0.1 सेकंड में अनुशिथिलन कर देंगे। इस क्रिया को आलिंदों का क्या कहते हैं बच्चों, आलिंद प्रकुंचन कहते हैं, क्योंकि SAN नोड आगे बच्चों द्वारा इन आलिंदों का संकुचन प्रेरित किया जाता है और इस क्रिया से रक्त का जो प्रवाह है वो नीले में लगभग 30% बढ़ जाता है। पिचकने के कारण, यूं याद कर लो, 70% रक्त आ गया था, 30% जो बचा है उसको नीचे भेज दिया जाएगा आलिंदों के प्रकुंचन के बाद। ठीक है बच्चों, इस प्रकार अब दोनों निलय रुधिर से पूर्णतः भर जाते हैं और आलिंद प्रकुंचन लगभग 0.1 सेकंड तक रहता है। ये तो बच्चों 0.7 सेकंड था और ये जो पिचकेंगे वो कितना, 0.1 सेकंड के लिए रहेगा, तो 0.8 सेकंड में ये पूरी घटना हो जाएगी। कोई दिक्कत बच्चों, दूसरी हेडिंग में पहले आलिंदों को अनुशिथिलित किया, आने दो, पिचक गए, 30% जो बचा रखता था वो भी नीचे भेज दिया। अब जो दोनों निले हैं वो कंप्लीट भर चुके हैं। आइए आगे चलते हैं। तो हमारा अब तीसरी हेडिंग जो है वो क्या आएगी बच्चों, निलयों का प्रकुंचन, यानी कि प्रकुंचन को हम क्या कहते हैं बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन कह सकते हैं अगर बॉडी के अन्य पार्ट में होती है। तो प्रकुंचन का मतलब होता है बच्चों सिस्टोल और फैलने को डायस्टोल। अब देखिए, आलिंदों का प्रकुंचन समाप्त होते ही निलय संकुचित होते हैं और इसे निलय प्रकुंचन कहते हैं बच्चों। इसे क्या कहते हैं, इसे निलय प्रकुंचन कहते हैं। यानी कि निलय जब भर गए तो अब इनको सीधा पिचकाना है, फिर क्यों फैलेंगे। सही बात है भाई, जब भर गए हैं तो फैले हुए थे ऑलरेडी, क्योंकि दोनों घटनाएं जो है बच्चों, चारों घटनाएं जो है ना लगभग साथ चलती हैं, है ना। अब ये जो प्रकुंचन है वो लगभग 0.3 सेकंड तक रहता है। ये याद करें बच्चों, पहला 0.7 सेकंड, दूसरा 0.1 सेकंड। अब यहाँ जो निलय हैं बच्चों, इनको रुधिर को कहाँ भेजना है, पूरे शरीर में भेजना है। शरीर में भेजना है तो इसको कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। तो कितना टाइम लेगा बच्चों, ये 0.3 सेकंड, और 0.3 सेकंड तक ये पिचकेगा, यानी कि यह लगभग 0.3 सेकंड तक रहता है। संकुचन के कारण निलय में दाब बढ़ता है। अब संकुचन जैसे ही होगा इसका तो निलय में दाब बढ़ेगा तो उच्च दाब से इसे कहाँ भेजा जाएगा बच्चों, एक तो फेफड़ों की तरफ और दूसरा बॉडी की तरफ, जिससे द्विबलनी और त्रिबलनी कपाट बंद हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर बच्चों क्या थे, द्विबलनी, यहाँ पर बाइकस्पिड बॉल्व है, यहाँ पर ट्राइकस्पिड बॉल्व है। दोनों अब जब ये संकुचित होंगे तो ये तो भेजना है बच्चों बॉडी में, और ये वाला भेजना चाहता है कहाँ, ऊपर फेफड़ों की तरफ। तो इस समय जो अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, महाधमनी के अर्धचंद्राकार कपाट, और इधर क्या थे बच्चों, फुफ्फुसीय धमनी के अर्धचंद्राकार कपाट, वो तो खुलेंगे क्योंकि रक्त को उधर भेजना है। ठीक है, और ये वाले जो कपाट हैं द्विबलनी और त्रिबलनी यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो कपाट हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो द्विबलनी और त्रिबलनी कपाट बंद हो जाते हैं तथा रुधिर को वापस आलिंदों में बहने से रोकते हैं। इधर ये नहीं जाएगा। निलयों में दाब जो महाधमनी दाब, अब ये महाधमनी है, महाधमनी और फुफ्फुसीय कांड, ये वाला सिस्टम, ये वाला कौन सा वाला, हृदय में बच्चों, ये जो अपन ने बनाया था इस प्रकार से, ये वाला, इसको कहते हैं महाधमनी कांड। जो कैसे निकला था बच्चों, इस प्रकार की संरचना आपको याद आ रही है। यहाँ से रखता है ध्यान और यहाँ से फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा बाहर निकलता है, फेफड़ों की तरफ जाता है। तो फुफ्फुसीय कांड के दाब से अधिक होते ही इन दोनों के जो अर्धचंद्राकार, यहाँ पर क्या बनाए थे बच्चों अपन ने, सेमी ल्यूनर वॉल्व
बनाए थे। तो वो अर्धचंद्राकार जो कपाट हैं कहाँ वाले, महाधमनी वाले और फुफ्फुसीय धमनी वाले, दोनों अर्धचंद्राकार कपाट जो थी वो खुल जाते हैं और दाब सहित रक्त इन वाहिकाओं में भेज दिया जाता है और निलयों से अधिकांश जो रुधिर है धमनी में चला जाता है। इधर तो जाता है बच्चों महाधमनी में, इधर जाता है फुफ्फुसीय धमनी में। तो सारा का सारा रक्त कहाँ गया, धमनी के द्वारा ले जाया जा रहा है अपने अपने गंतव्य तक, अपने अपने स्थान तक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आगे चलते हैं। इस क्रिया का जो प्रेरण है एवीएन नोड करता है, एवीएन नोड तथा एबी बंडल, जैसे हमने कहा था अंतर पर्व संधि, तो एबी बंडल करते हैं जहां से हिजके बंडल इसे निलयी पेशी विन्यास तक पहुंचाते हैं तथा निलय संकुचन करता है और इस समय आलिंद विश्राम अवस्था में रहते हैं। जैसे ही आलिंद जो है, जैसे निलय पिचकेंगे उस टाइम आलिंद अपना काम शुरू कर चुका होगा। 0.7 सेकंड के लिए फैलेगा, रक्त को लेगा। जैसे ही निलय फैले होते अब ये पिचकेंगे तब तक आलिंद अपना काम शुरू कर चुका है। जैसे ये शिथिलित होंगे वापस रक्त आना शुरू कर देगा। तो मतलब दोनों काम जो है वो साथ चल रहे हैं, आलिंदों का भी और निलय का भी। तो अब ये रक्त कहाँ भेज दिया गया बच्चों, अपनी अपनी धमनियों के द्वारा अपने अपने स्थानों पर भेज दिया गया। फुफ्फुसीय जो धमनी है वो लेके जा रही है फेफड़ों की तरफ और जो महाधमनी है वो लेके जा रही है ऑल बॉडी की तरफ। अब फिर क्या आएगा बच्चों, जैसे ही निलय पिचकेंगे तो फिर क्या होगा, उनका अनुशीतलन होगा पिचकने के बाद, प्रकुंचन के बाद। प्रकुंचन के बाद निलय विश्रांति अवस्था में आते हैं, इसे अनुशीतलन कहते हैं। अब इसमें दाब क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। रुधिर के विपरीत दिशा में प्रवाह को रोकने के लिए जो अर्धचंद्राकार जो कपाट थे वो खुले थे, वो तुरंत ही क्या हो जाएंगे, अब बंद हो जाएंगे और यह क्रिया 0.8 सेकंड तक रहती है। निलयों के संकुचन के समय से ही आलिंदों में लगातार आ रहे रुधिर का दाब धीरे धीरे निलयों की तुलना में अधिक हो जाने से आलिंद निलय जो कपाट है वो खुल जाते हैं, जिससे निलयों का भरना पुनः प्रारंभ हो जाता है। अब बच्चों इसमें कुछ नहीं है। पहला क्या कहा था बच्चों, पहली घटना ये थी आलिंदों का अनुशीतलन, रक्त को कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही दाब बढ़ेगा ये कपाट बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड खुलेंगे और इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पहली घटना के अंदर ही निलय में। फिर 70% रक्त आ गया था। दूसरी घटना जो थी वो क्या थी बच्चों, दूसरी घटना थी हमारे पास आलिंदों का प्रकुंचन ना, आलिंद पिचकेंगे तो 30% जो रक्त था वो कहाँ भेज दिया, यहाँ पर भेज दिया। दूसरी घटना हो गई। तीसरी घटना क्या थी बच्चों, हमारे पास आलिंदों ने इसको ले लिया था। अब आलिंद हैं जो आलिंदों से निलय में आ गया था, निलय पिचकेंगे और इनको तीसरी घटना के जरिए ये तो भेजेगी महाधमनी द्वारा शरीर में और ये भेजेगी बच्चों जो फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फेफड़ों की ओर। ठीक, तीसरी घटना। अब चौथी घटना क्या है बच्चों, चौथी घटना ये है कि ये अब दोबारा से अनुशीतलित हो जाएंगे, यानी रक्त लेने को तैयार हो जाएंगे। अब जैसे ही रक्त लेने को तैयार होंगे तब तक मतलब जैसे ही इसने संकुचन किया तब तक ये रेडी थी रक्त को लेने के लिए। जैसे ही अनुशीतलित होंगे ये रक्त डाल देंगे। मतलब सारी घटनाएं जो हैं वो लगातार साथ होती हैं। पहली घटना 0.2 सेकंड के लिए थी, दूसरी घटना 0.1 सेकंड के लिए थी। ये तो थी बच्चों अनुशीतलन, ये थी अपनी प्रकुंचन। इसमें जो है निलय में वही दो घटना है। 0.3 सेकंड के लिए क्या करता है बच्चों, ये संकुचन करता है या प्रकुंचन लिख सकते हैं, और 0.5 सेकंड है उसके लिए क्या करता है, अनुशीतलन करता है। तो आपको ये टाइमिंग याद करनी है इनकी। और टोटल टाइमिंग की बात करें, क्योंकि साथ चलते हैं चक्र, तो 0.8 सेकंड का टाइम लगता है, यानी कि 72 बार धड़कता है कितने में, 60 सेकंड में। तो एक बार धड़कने में कितना टाइम लेगा, 60/72 = 0.8 सेकंड। अब चलिए बच्चों हम हृदय से संबंधित कुछ ध्वनियों की बात करते हैं कि हृदय में जो ध्वनि आती हैं वो किसके कारण आती हैं और कौन कौन सी ध्वनि होती हैं। तो यानी कि हृदय ध्वनियाँ तथा स्पंद, हृदय में कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं और कौन कौन से स्पंद के कारण वो ध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए कि हृदय के कपाटों के बंद होने से आती है। सबसे पहली बात जो आपको याद करनी है वो क्या है कि जो ध्वनि आती है ना बच्चों हृदय में, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं धक धक, कि हृदय तेरा कैसे धड़क रहा है बच्चों, धक धक की आवाज़ कर रहा है। लेकिन वो जो आवाज़ है वो धक धक की नहीं होती, वो होती है लब डब की। किसकी होती है बच्चों, लब और डब की होती है। तो ये आती क्यों है,
इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है बच्चों कपाटों के बंद होने से ध्वनि उत्पन्न होती है, जिन्हें हृदय ध्वनियां कहते हैं, जिन्हें हृदय चक्र के दौरान स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। बच्चों आपने ये इस प्रकार का कोई उपकरण देखा होगा, यूं जिसे कानों में डॉक्टर लगाता है और एक जो पार्ट है उसको अपने सीने पर या फिर पीठ की साइड रखता है और उससे आवाज़ें सुनने का कोशिश करता है, आवाज़ें सुनने की ट्राई करता है, कोशिश करता है। उस स्कोप, उस यंत्र को हम कहते हैं बच्चों स्टेथोस्कोप। क्या नाम देंगे? स्टेथोस्कोप। उससे इन ध्वनि को आसानी से सुना जा सकता है। यहाँ पर भी लगा के सुन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब जो है इसमें हृदय में दो ध्वनियाँ आती हैं, जिन्हें प्रथम ध्वनि और द्वितीय ध्वनि लब और डब कहते हैं। तो प्रथम ध्वनि जैसे हम लब LUBB कहते हैं, यह द्विबलनी तथा त्रिबलनी कपाट के बंद होने पर आती है, जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ये वाला बच्चों और ये वाला, ये कौन सा था? बाइकस्पिड। और ये वाला कौन सा बच्चों? ट्राइकस्पिड। तो जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं, टकराते हैं, तब एक आवाज़ उत्पन्न होती है, जिसे हम कहते हैं लब। और द्वितीय जो ध्वनि है, जो जिसे डब कहते हैं, DUB, यह अर्धचंद्राकार जो कपाट थे बच्चों, यहाँ से यूं निकली मान लो तो इसमें अर्धचंद्राकार कपाट थे, और यहाँ से फेफड़ों के लिए गई उसमें अर्धचंद्राकार कपाट थे। तो अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से संबंधित है। इन दोनों ध्वनियों का चिकित्सकीय निदान में बहुत महत्व है। यानी कि हृदय जब रेट नापी जाती है, जैसे हमें बुखार आ रही हो मान लो, तो हमारे हृदय की स्पंदन की दर क्या है बच्चों? बढ़ जाती है, हम इसको महसूस कर सकते हैं। तो ये कितनी ध्वनियाँ होती हैं बच्चों? दो ध्वनियाँ हैं जो हृदय स्पंदन से संबंधित हैं। एक है बच्चों लब और दूसरी है डब। लब कब आएगी? जब हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं, तब जो ध्वनि सुनाई देती है उसको लब कहते हैं। और जब हमारे महाधमनी के और जो फुफ्फुसीय धमनी है उसके जो अर्धचंद्राकार कपाट है वो बंद होते हैं, तो फिर एक ध्वनि हमें सुनाई देती है, जिसे हम डब कहते हैं। और ये लब और डब दोनों हृदय की ध्वनियाँ हैं, इसलिए इन्हें हृदय ध्वनियाँ कहा जाता है। कितनी है? दो। इनका यूज किसमें किया जाता है? तो चिकित्सकीय महत्व में या चिकित्सकीय जो निदान है उसमें इनका यूज किया जाता है। तो बच्चों उम्मीद है आज का जो छोटा सा लेक्चर था वो आपको कुछ समझ में आया होगा। इस लेक्चर में हमने बात की है बच्चों किसके बारे में? हमने सिर्फ और सिर्फ बात की है हृदय के चक्र के बारे में, यानी हृदय स्पंदन के बारे में, हृदय चक्र कार्डियक साइकिल के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, लाइक जरूर करें बच्चे। अपनों जो दोस्त हैं अपने, उनके साथ, सहपाठी जो हैं क्लासमेट, उनके साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।